ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है लोकसभा में आज हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। दिस इज दिल्ली। प्लीज स्टैंड बाय फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। We now bring you a recording of today's proceedings in the question hour of the Lok Sabha. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन नंबर 181 श्री गुमन सिंह दामोद जी। क्वेश्चन नंबर 181। प्रश्न संख्या 181। क्या वस्त्र मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का ब्यौरा क्या है, जिसमें ऐसे कच्चे माल शामिल हैं जिनका आयात किया जाता है। ख किन किन देशों से इनका आयात किया जाता है। ग क्या वस्त्र बनाने के लिए कच्चे माल का निर्यात भी किया जाता है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। घ वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता और निवेश बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। अंग विद्युत करघा और हथकरघा के लिए प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और इन दोनों क्षेत्रों को विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और च विगत 3 वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे विभिन्न वस्त्रों का ब्यौरा क्या है, और इस योजना के अंतर्गत कितना कार्य किया गया है और कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश, वस्त्र राज्य मंत्री। जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहां पर शासकीय भूमि करीब 4000 एकड़ उपलब्ध है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर सदस्य ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन जब पीएम मित्रा पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ में जब उनकी प्रपोजल गई पूरे देश में, तो पूरे देश में से 12 राज्यों से हम लोगों को प्रपोजल मिला, और इसमें सभी राज्यों 7 राज्यों को प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जो गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से पूरी इकोसिस्टम से जो काम करने वाली जगह है। तो ये जो प्रस्ताव है, इसमें 51% जो योगदान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने धार, रतलाम और कई 4 जगह से प्रपोजल भेजा था, लेकिन धार पसंद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहां उनका एमओयू भी साइन किया गया है, जहां एक जगह में एक साथ में कई सारे लोग एक जैसी चीज वस्तुओं का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये पार्क की कल्पना की गई है। 4445 करोड़ का ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें 7 राज्यों ने प्रपोजल दिया है, और 7 राज्यों की प्रपोजल, 12 में से 7 राज्यों की प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और उनका वेजिटेबल कलर से उनकी डिजाइन बनाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है। सवाल पूछा है, और आदिवासी क्षेत्र या कुछ भी जो पूरे देश के क्षेत्र है, जहां पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में टेक्सटाइल यूनिट में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में
एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और जब ये G20 समिट चल रही है, जहां हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं, जो ये वेजिटेबल डाइस की बात कर रहे हैं, जहाँ नेचुरल कलर से बनते हुए कपड़े, उसकी बहुत सारी डिमांड है। और आज उन्होंने जो रतलाम में जो पूछा है, वहाँ रंगाई डाइंग ट्राइब कक्षा की ट्राइब के लिए उनके बाजू के जिले में, निमेर जिले में हम लोगों ने वहाँ पे एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का क्लस्टर है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई। हमारे पहचान पत्र है जो आर्टिजन को मिलते हैं, जो पूरे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उसको मार्केट लिंकेज, रॉ मटेरियल सप्लाई और कई कौन से नए नए प्रकार के वस्त्र में बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल में वैरायटी मिल जाए, उसका सपोर्ट। अगर उनको वर्किंग शेड चाहिए, बड़ा वाला टूल इक्विपमेंट, सोलार सिस्टम से चलने वाले चरखे, सभी उपलब्ध कराई जाती है। और ट्रेनिंग भी होता है, जो हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं। इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है कि हमारे कोई पद्मश्री अवार्ड विजेता है, जिनको अगर आप वो किसी अपनी कला दूसरे को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपया प्रति दिन 45 दिन तक मिलेंगे और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सिखाने वाले को 1000 रुपया। तो समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्र को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जितने क्लस्टर है, सभी को जोड़ा गया है। श्री BV सत्यवती जी। Chairperson sir, and in today's reply, the minister said India imports raw materials used for manufacturing clothes like silk yarn, woolen yarn, cotton yarn, etc. from the countries such as Bangladesh, China, Vietnam, Italy, etc. So my question through you, Honorable Chairperson sir, to the Ministry of Textiles, has the government considered supporting the domestic textile sector and the handloom sector to make them self-sufficient? And if so, what are the steps that are being taken in this regard? And when the import of raw materials for the textile industry can be phased out completely? Thank you. Honorable Minister. ये सदस्य ने पूरक प्रश्न में जो पूछा है, इसमें कई प्रकार के हम इंपोर्ट की यान होता है, इसमें सिल्क यान भी होता है, फैब्रिक भी होता है, अप्रैल के लिए भी मंजूरी दी जाती है, मेडर्स के लिए, जो होम फर्निशिंग की चीज़ के लिए, जो टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो PLI स्कीम वगैरह जो करी है हम लोगों ने, इसके लिए जो यान, तो पहले जो हमारा देश था सिर्फ कॉटन के ऊपर डिपेंड था। अब ऐसा है कि कई सारी चीज़ है, होम फर्निशिंग की चीज़ है, टेक्निकल टेक्सटाइल की चीज़ है, इसमें कई प्रकार की यान इसमें मिक्स होकर बनते हैं। तो ज़्यादातर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, उनमें से वैल्यू एडिशन करके हम लोग उनको आगे समय एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। एक सवाल उन्होंने जो किया है सिल्क के बारे में, तो सिल्क समग्र 2 स्कीम के माध्यम से, जैसे पहले होता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे लोग हैं, वहाँ सिल्क का एक ही क्रॉप होता है, कर्नाटक में एक से ज़्यादा क्रॉप होते थे। तो सिल्क समग्र की 2 स्कीम के साथ में हमने MOU साइन किया है। जापान के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फैब्रिक में सिल्क के हो सकते हैं। तो सिल्क की चीज़ का कोकून बन जाए, मलबरी, एरी, मूंगा, ऐसे सिल्क को हम लोगों ने सेरीकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। उनकी प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाए, उनका फैब्रिक बने और फैब्रिक एक्सपोर्ट तक हो जाए। तो पूरी वैल्यू चेन से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी कटिबद्धता से, जो आने वाले समय में आज़ादी के अमृत काल में जो हमने संकल्प किया है कि हम लोग पूरी इकोसिस्टम से काम करेंगे। तो टेक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैनमेड फाइबर भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ जरूरी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, इसमें PLI स्कीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल जो आई, जो 10,683 करोड़ की PLI स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सके, PM मित्रा पार्क में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 182 श्री तीरथ सिंह रावत जी। 182। प्रश्न संख्या 182। क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश भर के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन यानी CCTV निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
ग. क्या यह सच है कि निगरानी कैमरों के मूल उपकरण निर्माता OEM साइबर सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक है और एक भी कैमरा विनिर्माता को उक्त मंजूरी नहीं मिली है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? घ. क्या यह भी सच है कि इस मंजूरी पर जोर देने का उद्देश्य भारत के बाहर OEM की आरक्षितता को हटाना है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अंग. रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली परियोजना की संस्थापना का कार्य शुरू करने के लिए ऐसी निविदाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री। टेबल ऑफ द हाउस सर। Honorable mem- माननीय सभापति जी, Honorable members, please take your seat. Let the question hour happen. We'll give you a chance to talk. Please take your seat. के हिस्से के रूप में रेलवे चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है, लेकिन अभी तक ये आगे बढ़ा नहीं है, काम जस का तस है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रेलवे स्टेशनों में अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और सुसज्जित हुई हैं। बहुत जगह मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी नया रेलवे पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना, ये आज़ाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से CCTV कैमरों से सुसज्जित नहीं है। हालांकि इसमें कार्य जारी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या असामाजिक तत्वों, अपराधियों को जो पता लगाने के लिए सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सक्षम वीडियो एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठाया है जिसमें कि CCTV के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। CCTV कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, जैसे AI, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक CCTV का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे थे उनको बचाया गया। कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई। कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि असुविधा में थे उनको सुविधा मिली। बहुत सारे ऐसे मामले, कुछ व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो भी रोका गया। एक तरीके से बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। और जो विशेष प्रश्न पूछा है IP बेस्ड CCTV कैमरा के बारे में, उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूँगा। IP बेस्ड वीडियो कैमरा से IP बेस्ड CCTV कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए
क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए स्पेसिफिकेशन इस तरह के बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो, कोई ऐसा विदेशी देश कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ न कर सके। इन सब भावनाओं के साथ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन किए गए और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे जो नेपाल से आ रहे थे। उसी प्रकार चाइना के 2 व्यक्ति अभी पकड़े गए जो बिना वीजा के भारत नेपाल सीमा पार कर रहे थे। तो भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन है रक्सौल, भेलाई, आदापुर और छड़ा दानो, क्या इन स्टेशन पर जो कि 1 किलोमीटर से भी कम नेपाल सीमा पर है, उन पर वहाँ की सेंसिटिविटी भारत नेपाल सीमा को ध्यान रखते हुए क्या उन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? माननीय सांसद जी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है जो कि भारत और नेपाल की सीमावर्ती स्टेशनों के संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे स्टेशन हैं रेलवे के, उन सब के सब स्टेशंस पे विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई है। चाहे वो भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो भारत और नेपाल की सीमा हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष सुविधाएं की गई है। वहाँ पे आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। कई जगह वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, राज्य की पुलिस के साथ भी और विशेष कोऑर्डिनेशन करके और कई जगह पे बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन सब जगहों पर जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण अधिक चैलेंज है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष सुविधाएं की है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो 4-5 स्टेशन के नाम बताए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से हर एक स्टेशन पे यात्री सुरक्षित रहे, यात्रियों के जान माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा और जिस तरह से और भी दूसरे क्राइम को प्रिवेंट करना हो, उसके लिए पूरी तरह से रेलवे प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष जी। Honorable members, please take your seat. It's difficult to run the house like this. See, everybody is watching. The whole country is watching. Please take your seat. See, the house stands adjourned to meet again at 2 p.m. अभी आप लोकसभा में आज हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। You had been listening to a recording of today's proceedings in the question hour of the Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.